तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। मोहम्मद रफ़ी के गीतों ने न केवल फिल्मों को सुपरहिट बनाने में भूमिका निभाई थी, बल्कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज का बड़े पर्दे के सितारों की सफलता में भी भारी योगदान था। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज का फायदा न केवल अभिनेताओं को हुआ, बल्कि अभिनेत्रियों का भी हुआ। कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना। कई ऐसे गीत हैं जो अभिनेताओं पर नहीं बल्कि अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए। सुबहाना शाम नाई। न केवल अभिनेता बल्कि कई अभिनेत्रियां भी चाहती थीं कि मोहम्मद रफ़ी के गीत केवल अभिनेता पर ही नहीं बल्कि उन पर भी फिल्माए जाएं। नव कल्पना नव रूप से रचना। कई ऐसे गीत हैं जो पहले मोहम्मद रफ़ी के सोलो गीत के तौर पर बनाए गए थे, लेकिन अभिनेत्रियों के दबाव के कारण वे गीत युगल गीत के तौर पर रिकॉर्ड किए गए। इस वीडियो में ऐसे एक गीत के बनने के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसे पहले केवल मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड कराया जाना था और केवल हीरो पर फिल्माया जाना था, लेकिन उस फिल्म की हीरोइन ने ऐसा हंगामा किया कि उस गीत को युगल गीत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया और फिर उस गीत के पिक्चराइजेशन में हीरो के अलावा हीरोइन को भी शामिल किया गया। कौन सा वो गीत है और कौन सी वो हीरोइन थी? आखिर कैसे मोहम्मद रफ़ी के एकल गीत को युगल गीत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया? इस वीडियो में उस गीत से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने फिल्म हंसते जख्म के इस गाने को तो कई बार सुना होगा। जब भी आप इस गीत को सुनते हैं तब आप इस गीत पर फिदा हो जाते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लग। लेकिन क्या आपको पता है कि आरंभ में ये गीत मोहम्मद रफ़ी के एकल गीत के तौर पर बना था, जिसे फिल्म के नायक नवीन निश्चल पर फिल्माया जाना था। लेकिन इस गीत को फिल्म में नायक और नायिका पर फिल्माया गया और मोहम्मद रफ़ी के एकल गीत के तौर पर बनाए गए उस गीत में केवल एक लाइन गाने के लिए लता मंगेशकर की एंट्री हुई। सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई और महान फिल्मकार चेतन आनंद के निर्देशन में बनी हंसते जख्म का ये अविनाशी प्रेम गीत आज भी गुनगुनाया जाता है, फिल्म के रिलीज होने के 50 साल से भी अधिक समय के बाद। एक भटके हुए ये गीत नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया का एक चमत्कार था, जिसमें महान संगीतकार मदन मोहन और महान गायक मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी की विलक्षणता बखूबी झलकती है। धीमी गति से बढ़ने वाली इस स्वर रचना के बीच में ही लय बढ़ती है। पाश्चात्य तालवादी के बीच वायलिन जोर से बजता है। ये एक ऐसा प्रयोगधर्मी गीत है जिसमें गीत के बोल, धुन, साज और गायकी को बराबर मौका दिया गया है। ये गीत संगीतकार की काबिलियत का एक नमूना है। मदन मोहन की काबिलियत को रंग देने के लिए एक ऐसे गायक की जरूरत थी जिसे अपनी आवाज पर पूरा नियंत्रण हो और जिसे आवाज में उतार चढ़ाव पर महारत हासिल हो। और इस काम के लिए मदन मोहन को जिस गायक की काबिलियत पर पूरा भरोसा था वो थे मोहम्मद रफ़ी। और वाकई जब मदन मोहन की काबिलियत के साथ रफ़ी साहब की विलक्षण आवाज का संगम हुआ तो इतिहास बन गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। दोस्तों, खादी रंग की शर्ट पर आशिक नुमा नीले रंग का स्कार्फ पहने एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ कभी गाड़ी में घूमता है तो कभी समुद्र किनारे बैठ जाता है। आंखों में मोहब्बत का गहरा भाव है, जुबां पर गीत और हाथ में उस गाड़ी का स्टीयरिंग है जो उन्हें अतीत और भविष्य के तमाम जंजाल से निकालकर वर्तमान का भ्रमण करवा रही है। गाड़ी की कमान संभाले वो बगल की सीट पर बैठी अपनी महबूबा को मोहब्बत के अलंकार में सजा रहा है। के जहां मिल गया। बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जिस माशूक की दिल लगी की कैफियत बयां की गई है वो फिल्म हंसते जख्म का है।
जो गीत वो गा रहा है उसमें दिल का ब्यौरा अपनी प्रेमिका को दे रहा है। साल 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म के गीत को लिखने वाले हैं मशहूर शायर कैफी आजमी। संगीत मदन मोहन का है और गायन से कर्णप्रिय रस घोलते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। आसमान में बारिश की अलामत हो, सफर तवील हो और प्रेमिका का साथ हो तो क्यों न किसी महबूब को लगेगा कि उसे सारा जहां मिल गया इसी वक्त इसी सफर में। ज़मीं से भी कभी इस गाने की पृष्ठभूमि चित्रण के अलावा इस गाने के बनने के नेपथ्य की कहानी में कई दिलचस्प बातें हैं जो कम ही लोगों को पता है। कम ही लोगों को पता है कि इस गाने को पहले मोहम्मद रफ़ी के एकल गीत के तौर पर रिकॉर्ड कराया गया था। आप इस गीत को सुनेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये गीत शुरू से अंत तक सिर्फ मोहम्मद रफ़ी का है, लेकिन केवल और केवल एक लाइन में लता मंगेशकर की एंट्री होती है। क्या आपको ये असामान्य नहीं लगता है? वाकई ऐसा असामान्य है, क्योंकि अगर कोई गीत शुरू से ही डुएट के तौर पर बनाया जाए तो गायक और गायिका को लगभग बराबर हिस्से गाने को मिलते हैं, लेकिन इस गाने में ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब इस गाने की संकल्पना की गई तो इसे मोहम्मद रफ़ी के एकल गीत के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया था। रिकॉर्डिंग के बाद इस फिल्म की हीरोइन प्रिया राजवंश ने इस गीत को सुना, तब वो इस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गईं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये एकल गीत अभिनेता नवीन निश्चल पर फिल्माया जाएगा, तब उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उन्होंने निर्देशक चेतन आनंद से कहा कि इतना सुंदर गीत केवल नायक पर कैसे फिल्माया जा सकता है, ये गीत मुझ पर भी फिल्माया जाए, मैं भी इस गीत का हिस्सा बनना चाहती हूँ। प्रिया राजवंश जब इस एकल गीत का हिस्सा बनने की जिद पर अड़ी हुई थी, तब शायद वो भूल गईं कि हंसते जख्म फिल्म में उन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाए 2 कालातीत गीत फिल्माए जा रहे हैं। लता जी का एक गाना है आज सोचा तो आंसू भर आए और दूसरा गाना है बेताब दिल की तमन्ना यही है। आज सोचा तो आंसू भर आए, बेताब। चूंकि फिल्म की हीरोइन पर पहले से 2 सोलो पिक्चराइज किया जाना था, ऐसे में फिल्म के हीरो नवीन निश्चल पर एक सोलो पिक्चराइज किए जाने का विचार किया गया था। हाँ, फिल्म में एक कव्वाली है जिसे नवीन निश्चल और कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया। इस कव्वाली को मोहम्मद रफ़ी के अलावा बलवीर ने गाया है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें। जब प्रिया राजवंश अपनी जिद पर अड़ गई तो चेतन आनंद को मानना ही पड़ा। वैसे भी प्रिया राजवंश केवल इस फिल्म की हीरोइन ही नहीं, उनके जीवन की धड़कन बन गई थी, जिसके लिए चेतन आनंद ने अपने परिवार को भी दांव पर लगा दिया, जिसे अपनी संपत्ति दे दी और जिसके लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। प्रिया राजवंश की जिद को देखते हुए चेतन आनंद ने अपने संगीतकार मदन मोहन से अनुरोध किया कि इस गीत के एक लाइन को लता जी से भी गवा लें, ताकि इस गाने के पिक्चराइजेशन में प्रिया राजवंश को भी शामिल किया जा सके। अब मदन मोहन जी ने लता मंगेशकर से इस गाने की केवल एक लाइन गाने का अनुरोध किया, तो लता मंगेशकर अपने राखी भाई को मना न कर सकी। लता मंगेशकर ने उस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में जिक्र करते हुए कहा था, अगर कोई और होता तो मैं किसी एकल गाने में केवल एक लाइन गाने को तैयार ना होती, लेकिन मदन भैया मेरे राखी भाई थे, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी का एकल गाना डुएट बन गया था। इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक और वाकया जुड़ा हुआ है। बात यह है कि संगीतकार मदन की टीम में शामिल थे मशहूर गिटार वादक भूपिंदर सिंह। गीत की शुरुआत गिटार के 12 स्ट्रिंग्स के साथ होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान भूपिंदर सिंह अटक गए थे। उन्होंने गिटार को कुछ इस तरह संगीतबद्ध किया था कि उन्हें एक साथ 2 नोट संभालने थे, लेकिन उनका हाथ हर बार स्ट्रिंग पर जा रहा था। रफ़ी साहब और लता जी माइक पर तैयार थे। इससे भूपिंदर बेहद बेचैन हो गए। इस बेचैनी का परिणाम ये हुआ कि उनसे और भी गलती होने लगी, लेकिन किसी ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि सही नोट का इंतजार किया। आखिरकार सही नोट लगा और रिकॉर्डिंग पूरी हुई। इसके बाद भूपिंदर सिंह खुद पर बहुत नाराज हुए कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। वो अपना गिटार बंद कर ही रहे थे कि किसी ने उनकी पीठ पर मुक्के मारने शुरू किए। देखा तो वो मदन जी थे। उन्होंने कहा कि जाओ और एक और बार रिकॉर्डिंग सुनो, तुमने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है।
वाकई ये गीत हर किसी की उम्मीद से अच्छा बन गया। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत कराएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।